Hello students, good morning. I hope all of you are fine. Student, today we are going to discuss a new topic of chapter thermal properties of matter, that is specific heat. So now specific heat, what is specific heat? The specific heat of a substance may be defined as the amount of heat required to raise the temperature of unit mass of substance through 1 degree. It means 1 unit mass. 1 unit mass means that is 1 kg. That is 1 kg. 1 kg मास का टेम्परेचर यूनिट राइज करने पे 1 डिग्री राइज करने में इट मीन्स 1 डिग्री सेल्सियस और 1 डिग्री कैल्विन, सॉरी कैल्विन नहीं, डिग्री नहीं, 1 कैल्विन. तो 1 kg मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 कैल्विन रेज करने के लिए उसको जितना अमाउंट ऑफ हीट हम सप्लाई करेंगे, दैट्स अमाउंट ऑफ हीट इज नोन एज स्पेसिफिक हीट. तो लेट अस सपोज वी हैव a mass या वी हैव अ सब्सटेंस ऑफ मास m एंड उस मास का टेम्परेचर हम डेल्टा टी राइज करते हैं. डेल्टा टी राइज करने के लिए हम उसको अगर डेल्टा क्यू एनर्जी सप्लाई करते हैं, डेल्टा क्यू हीट सप्लाई करते हैं, देन द स्पेसिफिक हीट स्मॉल सी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय m इंटू डेल्टा टी. m इंटू डेल्टा टी दैट इज स्पेसिफिक हीट. तो ये जो आपका फॉर्मूला जाएगा, ये जो आपका स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज मोलर स्पेसिफिक हीट. नेक्स्ट इज मोलर स्पेसिफिक हीट. सो नो मोलर स्पेसिफिक हीट इज व्हाट? मोलर स्पेसिफिक हीट मींस, देखो सिंपली यहाँ पे स्पेसिफिक हीट इज डिफाइंड फॉर यूनिट मास 1 kg एंड मोलर स्पेसिफिक हीट इज डिफाइंड फॉर 1 मोल ऑफ गैस. 1 मोल ऑफ gas. तो molar specific heat is defined as the specific heat, the molar specific heat is defined as the amount of heat required to raise the temperature of unit mole of gas through 1 degree of temperature या through 1 degree means it is 1 Kelvin और 1 degree Celsius. देन इस केस में जितना हीट रिक्वायर है 1 मोल ऑफ गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए जितना हीट की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज मोलर स्पेसिफिक हीट. एंड मोलर स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू मोलर स्पेसिफिक हीट that is equal to C, capital C. It is represented by capital C and molar specific heat is represented by small c. So capital C is equal to delta Q divided by number of moles n into delta T, where n is equal to number of moles. That is number of moles. तो small n को represent करते हैं number of moles, जितना moles है उससे हम डायरेक्टली क्या करेंगे, इसका डिवाइड कर देंगे. सो नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज स्पेसिफिक हीट की यूनिट अगर मेजर करेंगे, देन यूनिट स्पेसिफिक हीट की होती है पर डिग्री सेल्सियस, पर डिग्री सॉरी जूल पर, इसका आता है यूनिट आता है जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस. एंड मोलर स्पेसिफिक हीट का जो यूनिट है दैट इज यूनिट हो जाएगा इसका सिंपली जूल पर मोल पर डिग्री सेल्सियस, पर डिग्री सेल्सियस, जूल पर मोल डिग्री सेल्सियस और जूल पर मोल एल है ये, ठीक है, दैट इज एल मोल कैल्विन. ठीक है, कैल्विन में भी मेजर कर सकते हैं और डिग्री सेल्सियस में भी हम इसको मेजर कर सकते हैं. इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज अमाउंट ऑफ हीट. कितना अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करेंगे सब्सटेंस को डेल्टा टी टेम्परेचर रेज करने के लिए. तो यहाँ से अगर हमें मोलर स्पेसिफिक हीट गिवन है, देन वी कैन कैलकुलेट डेल्टा क्यू, एंड डेल्टा क्यू इज इक्वल टू कैपिटल सी इंटू एन इंटू डेल्टा टी. तो यहाँ से आपका
कैपिटल क्यू हो जाएगा सिंपली, दैट इज अमाउंट ऑफ हीट विच इज सप्लाइड टू अ n मोल ऑफ गैस टू रेज द टेम्परेचर डेल्टा टी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, स्पेसिफिक हीट से अगर टोटल हीट कैलकुलेट करेंगे देन टोटल हीट डेल्टा क्यू इज इक्वल टू स्मॉल सी इंटू एम इंटू डेल्टा टी, स्मॉल एम इंटू सी इंटू डेल्टा टी, दैट इज टोटल अमाउंट ऑफ हीट विच इज सप्लाइड टू अ सबस्टेंस ऑफ मास m to raise the temperature delta T. Is it clear? Now next point is heat capacity or thermal capacity. Heat capacity or thermal capacity. So now next point, heat capacity or thermal capacity. Thermal capacity. So now heat capacity and thermal capacity is what it is, how it is defined as. No, heat capacity या thermal capacity मतलब कोई भी सब्सटेंस है अगर उसका मास m है तो उसकी हीट की होल्ड करने की कैपेसिटी कितनी है, वो कितना हीट होल्ड कर सकता है, कितना हीट वो स्टोर कर सकता है, दैट इज हीट कैपेसिटी और थर्मल कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस. तो लेट अस सपोज वी हैव एन m मास ऑफ सब्सटेंस, कैपिटल M मास है, इसका टेम्परेचर डेल्टा टी राइज करते हैं एंड डेल्टा टी राइज करने के लिए उसको डेल्टा क्यू एनर्जी हमें सप्लाई करना होगा. तो डेल्टा क्यू एनर्जी इज द टोटल हीट कैपेसिटी ऑफ द सब्सटेंस एंड इट इज डिफाइंड एज द हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी, the heat capacity of a body, the heat capacity of a body is defined as the amount of heat required to raise the temperature raise the temperature 1 degree of m mass या टोटल मास. m मास की जगह हम लिख सकते हैं टोटल मास, मतलब सब्सटेंस के पास जितना टोटल मास है उस टोटल मास की टेम्परेचर को 1 डिग्री रेज करने के लिए जितना हम हीट सप्लाई करेंगे, दैट्स अमाउंट ऑफ हीट इज इक्वल टू हीट कैपेसिटी. सो नाउ हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू व्हाट? हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू दैट इज टोटल मास ऑफ सब्सटेंस इनटू स्पेसिफिक हीट. तो सिंपली स्पेसिफिक हीट की अगर टोटल मास से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे देन वी गेट्स द हीट कैपेसिटी. देन टोटल मास दैट इज m इंटू हीट कैपेसिटी दैट इज c. तो टोटल हीट कैपेसिटी क्यू इज इक्वल टू m इंटू c. सॉरी, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय s. Then s is equal to m into c, that is total heat capacity of a substance. तो हर एक सब्सटेंस की जो हीट कैपेसिटी होती है that is different, and कितना हीट कैपेसिटी या कितनी हीट कैपेसिटी है सब्सटेंस की, इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द कंडक्टर या नेचर ऑफ द मटेरियल्स. उस मटेरियल के नेचर्स पर डिपेंड करेगा, ठीक है, हीट कैपेसिटी. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी. देन यूनिट इसका हम मेजर करेंगे, देन यूनिट इज इक्वल टू व्हाट? मास, और ये आपका C. तो सिंपली इसका यूनिट हो जाएगा जूल पर केल्विन और जूल पर डिग्री सेल्सियस. तो जूल पर केल्विन में भी मेजर कर सकते हैं एंड जूल पर केल्विन एंड जूल पर डिग्री सेल्सियस में भी हम इसको क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं. इज इट क्लियर? सो नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कैलोरीमेट्री. Calorimetry, the branch of physics that deals with the measurement of heat is called calorimetry. तो कैलोरीमेट्री बेसिकली फिजिक्स का एक ब्रांच है जिसमें हम डील करते हैं हीट के साथ. किसका डील करते हैं? हीट के साथ डील करते हैं. हीट को किस तरीके से मेजर करना, हीट के किस तरीके से यूनिट्स को डिफाइन करना, एंड हीट जो है वो क्या क्वांटिटी है उसके लिए थ्योरीज वगैरह डेवलप करना जो होता है वो कैलोरीमेट्री के अकॉर्डिंग आता है. और कैलोरीमेट्री फिजिक्स का वो ब्रांच है जिसमें हम बेसिकली डील किसके साथ करते हैं? हीट के साथ डील करते हैं.
सो नाउ प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, तो प्रिंसिपल्स क्या है? द प्रिंसिपल्स ऑफ कैलोरीमेट्री स्टेट्स दैट द हीट गेन्ड बाय अ कोल्ड बॉडी मस्ट बी इक्वल टू द हीट लॉस्ट बाय द हॉट बॉडी प्रोवाइडेड देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट विद द सराउंडिंग। इट मीन्स लेट अस सपोज वी हैव अ टू बॉडी, एक हॉट बॉडी है और एक कोल्ड बॉडी है, दैट इज हॉट, और ये आपका कोल्ड है। जब इन दोनों बॉडी को आपस में क्या करते हो, एक मेटेलिक वायर से कनेक्ट करते हो, देन हीट विल ट्रांसफर फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। एंड नाउ वी नो कि जितना हीट ये लॉस करेगा, हीट बॉडी क्या करेगा, हीट को लॉस करेगा, एंड कोल्ड बॉडी जो है वो हीट को क्या करेगा, गेन करेगा। तो ये बॉडी, हॉट बॉडी जो है जितना हीट को लॉस करेगा उतना ही हीट जो है वो कोल्ड बॉडी क्या करेगा, गेन करेगा। इट मीन्स यहां पे आपका वर्क करेगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बस यहाँ पे मस्ट कंडीशन है कि ये इन दोनों सिस्टम की, ये हमारे पास जो एक सिस्टम है, ये दो बॉडी का सिस्टम है, इस सिस्टम की जो एनर्जी है वो सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज नहीं होनी चाहिए। ना तो इस सिस्टम से बॉडी इस सिस्टम से एनर्जी सराउंडिंग में जानी चाहिए, सराउंडिंग से एनर्जी इस सिस्टम में आनी चाहिए। इट मीन्स यहाँ पे सिंपली नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द सराउंडिंग एंड द सिस्टम, इट इज मस्ट कंडीशंस, बहुत ही मस्ट कंडीशन है। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा कोई भी सिस्टम, देन उस केस में एक बॉडी जितना हीट गेन करेगा वो इज इक्वल टू हीट लॉस, कि दूसरा बॉडी हीट लॉस करेगा तो उतना ही हीट सेकंड बॉडी क्या करेगा, गेन करेगा। दैट इज प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। एंड कैलोरीमेट्री में जब हम हीट को मेजर करते हैं देन वी कैन यूज अ डिवाइस दैट इज कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम हीट को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। सो नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक इज कैलोरीमीटर। इट्स वेरी सिंपल एंड बहुत ही इजी एंड छोटे छोटे टॉपिक्स है, छोटे छोटे डेफिनेशंस है, बस इसको आप समझते चलें। तो देखो इसको बुक से ही हम डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं कैलोरीमीटर क्या है। कैलोरीमीटर इज अ डिवाइस विच यूज्ड फॉर मेजरिंग द क्वांटिटीज ऑफ हीट। तो सिंपली कैलोरीमीटर इट इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर द मेजरिंग द क्वांटिटी ऑफ हीट, मतलब हीट को मेजर करने के लिए जो डिवाइस हम यूज करते हैं दैट इज कैलोरीमीटर। It consists of cylindrical vessels of copper provided with the exterior. The vessels is kept inside the wooden jacket. The space between the calorimeter and the jacket is packed with the heating insulating materials like glass wool etc. Thus the calorimeter gets thermally isolated from the surrounding. The loss of heat due to the radiation is further reduced by the polishing the outer surface of the calorimeters and inner surface of the jackets. The lid is provided with the holes for inserting a thermometer and exterior into the calorimeter. देखिए सबसे पहले इसका कंस्ट्रक्शन की हम बात करते हैं, तो कंस्ट्रक्शन में एक सबसे पहले आपका एक वुडन क्या होता है, बॉक्स होता है या वुडन ब्लॉक होता है जिसके अंदर एक कॉपर वेसल्स को रखा जाता है। ये आपका एक कॉपर का वेसल्स है जिसको इस वुडन ब्लॉक या वुडन बॉक्स के अंदर हमने इसको इनक्लोज कर दिया। एंड इस पूरे सिस्टम को, इनक्लोज सिस्टम को आइसोलेट करने के लिए, आइसोलेट मीन्स इसको सराउंडिंग से कट अप करने के लिए या कट आउट करने के लिए सराउंडिंग से, तो हम क्या करते हैं वुडन ब्लॉक एंड जो वेसल्स है इनके बीच में जो ये आपका स्पेस बचा होता है, बैकेंड स्पेस होता है, इस बैकेंड स्पेस में कोई भी हम इंसुलेटिंग मटेरियल्स फिल करते हैं। इंसुलेटिंग मीन्स जो हीट को ट्रांसफर नहीं करता है, हीट को लॉस नहीं करती या हीट की कंडक्टिविटी नहीं करती है, तो इस तरीके के मटेरियल्स को इसके अंदर हम क्या करते हैं, फिल करते हैं। जैसे कि मटेरियल जैसे ग्लास वूल हो सकता है आपका, सिंपली कोई प्लास्टिक्स हो सकते हैं, और मे बी इट इज वुलन क्लॉथ्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं जो कि इंसुलेटर हो। इंसुलेटर से क्या करेंगे, इसको हम पूरी तरीके से आइसोलेट कर देंगे। एंड नेक्स्ट ये जो वेसल्स आपके अंदर एक होता है, ये मेटल का होता है, डेट इज कॉपर वेसल्स होता है। कॉपर का एक वेसल सिलिंड्रिकल वेसल्स दी जाती है और इसके ऊपर एक हम क्या करते हैं कि एक टॉप होल्स इंसर्टिंग है ना थर्मोमीटर एंड स्टीरियर इनटू द कैलोरीमीटर। लीड इज प्रोवाइडेड, ये जो लीड है आपका ऊपर एक ढक्कन जो है, ढक्कन टाइप का, इसके ऊपर क्या होता है, 2 होल्स बना देते हैं। एक होल्स हमारा स्टीरियर के लिए होता है, स्टीरियर का यहाँ पे फंक्शन होता है कि जस्ट इसके अंदर अगर हम लेट सपोज कि कोई भी लिक्विड फिल कर रहे हैं, वाटर फिल कर रहे हैं, तो वाटर के टेम्परेचर को यूनिफॉर्म बनाने के लिए स्टीरियर से हम वाटर को क्या कर सकते हैं, हिला सकते हैं, उसको मिक्स कर सकते हैं वाटर को इजीली। तो वाटर को मिक्स करने के लिए या वाटर के टेम्परेचर को यूनिफॉर्म बनाने के लिए हम यहाँ पे स्टीरियर का यूज करते हैं। नेक्स्ट एक थर्मोमीटर होता है। थर्मोमीटर का फंक्शन यहाँ पे ये होता है कि थर्मोमीटर इस कॉपर वेसल्स के अंदर जब हम लिक्विड या कोई भी सब्सटेंस इसके अंदर फिल करते हैं तो उसका टेम्परेचर कितना है, उस टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम थर्मोमीटर का यहाँ पे यूज करते हैं। दैट इज द कंस्ट्रक्शन पार्ट ऑफ कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर का कंस्ट्रक्शन आपका ये सिंपली हो जाएगा। नेक्स्ट इज वर्किंग।
किस तरीके से आपका ये सिस्टम आपका वर्क करता है। तो सेकंड पार्ट इज वर्किंग, ये जो आपका पार्ट आएगा यहाँ से आपका वर्किंग स्टार्ट हो जाएगा। वर्किंग व्हेन बॉडीज एट डिफरेंट टेम्परेचर मिक्स टुगेदर इन द कैलोरीमीटर, द हीट इज एक्सचेंज बिटवीन द बॉडीज एज वेल एज द कैलोरीमीटर, एज वेल एज द कैलोरीमीटर। इट मीन्स कि जब जिन दो बॉडी के हीट को हमें मेजर करना होता है, उन दोनों बॉडी या उन दोनों सब्सटेंस को इस कैलोरीमीटर के अंदर डाल के क्या करते हैं, उसको आपस में हम मिक्सअप करते हैं स्टीरियर की हेल्प से। एंड जब मिक्सअप करते हैं देन एक हीटर बॉडी से, मतलब हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी में क्या होता है, आपका हीट ट्रांसफर होता है। तो कितना अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर हुआ है उसको मेजर करने के लिए हम कैलकुलेट कर लेते हैं, इसका टेम्परेचर कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या कैलकुलेट करते हैं, टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर कितना राइज अप हुआ है या टेम्परेचर कितना फॉल डाउन हुआ है, उसको हम सबसे पहले थर्मोमीटर की हेल्प से मेजर कर लेते हैं। एक्सचेंज बिटवीन द बॉडीज एज वेल एज द कैलोरीमीटर इफ देयर इज नो लॉस ऑफ हीट इन द सराउंडिंग, क्योंकि इंसुलेटिंग मटेरियल्स है तो हीट लॉस बहुत कम होगा, नेग्लिजिबल होगा। ठीक है, तो हम ऐसा अज्यूम कर ले रहे हैं कि हीट जो है एक्सचेंज नहीं हो रहा है सराउंडिंग के साथ। देन अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर, तो एक बॉडी जितना हीट गेन करेगा दूसरा बॉडी उतना ही हीट लॉस करेगा, और दोनों का हीट गेन एंड हीट लॉस दोनों का क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, दिस इक्वेशंस कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन द स्पेसिफिक हीट एंड लेटेंट हीट ऑफ द डिफरेंट सब्सटेंस। और इसी जो फॉर्मूला है हीट गेन इज इक्वल टू हीट लॉस, इस फॉर्मूले का यूज हम करते हैं लेटेंट हीट एंड स्पेसिफिक हीट जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, एंड लेटेंट हीट आगे हम डिस्कस करेंगे। तो ये चीज जो है आपका सिंपली वर्क करता है, ठीक, कैलोरीमीटर। तो कैलोरीमीटर की हेल्प से हम हीट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, स्पेसिफिक हीट एंड लेटेंट हीट भी हम इसका कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड अगर स्पेसिफिक हीट एंड लेटेंट हीट हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो उसके रिस्पेक्ट में हम किसी भी सब्सटेंस की हीट को हम मेजर कर सकते हैं कि उस बॉडी के अंदर टोटल कितना हीट स्टोर्ड है। ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट चलते हैं, चेंज ऑफ स्टेट। देखो नेक्स्ट है हमारा सिंपली चेंज ऑफ स्टेट। चेंज ऑफ स्टेट, तो चेंज ऑफ स्टेट मीन्स व्हाट इज द मीन ऑफ चेंज ऑफ स्टेट। तो चेंज ऑफ स्टेट्स की अगर हम बात करें तो सिंपली वी नो डेट, अगर हम सॉलिड को क्या करेंगे, हीटअप करते हैं, तो सॉलिड जो है सिंपली वो लिक्विड के फॉर्म में हीटअप कन्वर्ट हो जाता है। एंड वी नो डेट देयर आर 3 स्टेट ऑफ सब्सटेंस, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। देयर आर 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। एंड सॉलिड एंड लिक्विड एंड गैस जो है वो इजीली क्या है, कन्वर्टेबल्स है, वो इजीली क्या होते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल सॉलिड जो है आपका लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, एंड लिक्विड अगेन सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब एक स्टेट दूसरे स्टेट में क्या है, कन्वर्ट्स होते हैं, बस इसके लिए रिक्वायरमेंट होती है ओनली हीट्स की। तो चेंज ऑफ स्टेट मीन्स द ट्रांजिशंस ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट इज कॉल्ड अ चेंज ऑफ स्टेट। इज कॉल्ड अ चेंज ऑफ स्टेट, मतलब ट्रांजिशंस होना, चेंज होना, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट होना, ये आपका चेंज ऑफ स्टेट बोला जाता है इसको। ठीक है, नेक्स्ट है जस्ट अगर मेल्ट, एक सॉलिड की अगर हम बात करें तो सॉलिड जो है अगर इसको हीटअप करेंगे तो सॉलिड जो है जैसे हीट उसको देंगे तो हीट की वजह से वो क्या हो जाएगा, लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सॉलिड को जब हीटअप करते हैं तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे आइस को हम हीटअप करते हैं, जब आइस को हम हीटअप करते हैं, आइस को हीटअप करने से आइस जो है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल बैग्स है, बैग्स को जब हम हीटअप करते हैं तो वो मेल्ट हो जाता है, मेल्ट होके लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही जब हम लिक्विड को हीटअप करते हैं तो लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे आप वाटर को हीटअप करते हैं, वाटर गर्म करते हैं तो पानी को जब आप गर्म करते हैं तो सिंपली जैसे उसका टेम्परेचर राइज अप होता है और जैसे ही उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाता है तो वाटर जो है वो कंप्लीटली आपका कन्वर्ट होने लगता है वेपर्स के फॉर्म में। एंड नेक्स्ट आता है कंडेंसेशन ऑफ वेपर्स। जब हम वेपर्स को कंडेंसेट करते हैं, उसके टेम्परेचर को फॉल डाउन करते हैं, रिड्यूस करते हैं, जब आप टेम्परेचर को फॉल डाउन करते हैं देन उस केस में देखेंगे तो सिंपली जो है आपका वेपर्स जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक गिलास लेते हैं, किसका गिलास है, किसी भी चीज़ का, मेटल का एक गिलास है या ग्लास का एक गिलास है, इसके अंदर आप कोल्ड वाटर फिल कर दें, बहुत ही ज़्यादा कोल्ड वाटर, इसके अंदर अगर कोल्ड वाटर फिल कर देंगे, है ना, और इसको आप एटमॉस्फेयर में कुछ सेकंड के लिए आप छोड़ दें, 1 या 2 मिनट्स के लिए, तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं तो कि इसके सरफेस पे कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं।
इस वाटर ग्लास के सरफेस पे कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स कलेक्ट हो जाते हैं। ये वाटर ड्रॉपलेट्स आते कहाँ से? ये वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं कि एटमॉस्फेयर में जो आपका वेपर्स है, वाटर वेपर्स है, वो वाटर वेपर्स का टेम्परेचर जैसे ही रिड्यूस होता है इसके कांटेक्ट में आने से, तो वाटर वेपर्स जो है वो कन्वर्ट हो जाता है इजीली लिक्विड फॉर्म में, ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। दैट इज कंडेंसेशन ऑफ वेपर्स। तो इस तरीके से लिक्विड को हम लिक्विफाई करते हैं। जैसे आपका सिलेंडर है घर में, गैस सिलेंडर के अंदर जो गैसेस फिल्टर्ड होते हैं वो लिक्विड फॉर्म में होता है। जब उसको हाई प्रेशर पे हम या लो टेम्परेचर पे जब हम लिक्विफाई करते हैं तो गैस जो है वो इजीली कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में। नेक्स्ट आता है फ्रीजिंग ऑफ लिक्विड। लिक्विड को हम फ्रीज करते हैं। जैसे आप वाटर ले लेंगे, वाटर को आप फ्रीजर में डाल देंगे तो सिंपली लिक्विड जो है, वाटर जो है आपका कन्वर्ट हो जाएगा इसमें आइस में। इट मीन्स इट इज सॉलिड। या बैग्स को मेल्ट करके आप छोड़ देंगे कुछ टाइम के लिए, जैसे जैसे उसका टेम्परेचर रिड्यूस होने लगेगा तो बैग्स फिर से आपका क्या जाएगा, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट इज कन्वर्जन ऑफ स्टेट और चेंज ऑफ स्टेट। नाउ व्हाट इज इफेक्ट ऑफ हीट, व्हाट इज इफेक्ट ऑफ हीट ऑन द चेंज ऑफ स्टेट, मतलब चेंज ऑफ स्टेट पे हीट का क्या इफेक्ट पड़ता है वो चीजें एक्सप्लेन करते हैं। सो नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज इफेक्ट ऑफ हीट ऑन चेंज ऑफ स्टेट। ठीक है, चेंज ऑफ स्टेट पे हीट का क्या इफेक्ट होता है। सो नाउ देखो, सिंपली जब हम किसी भी चीज़ को हीटअप करते हैं, सबसे पहले नॉर्मल प्रोसेस हम डिस्कस करते हैं कि जब लेट सपोज कि हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, इस ऑब्जेक्ट को हम हीट करते हैं इनिशियली। मान लो इसका टेम्परेचर कुछ भी हो सकता है, रूम टेम्परेचर पे। एंड जब इनिशियली जब इसका टेम्परेचर हम क्या करेंगे, राइज अप करेंगे, हीटअप करेंगे, तो टेम्परेचर जो है आपका राइज अप हो जाएगा। टेम्परेचर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, आपका इंक्रीज होगा। कोई भी मेटल है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, चाहे लिक्विड है, गैसेज है या आपका सॉलिड है, जब उसको हीटअप करेंगे तो उसका टेम्परेचर राइज अप होगा। मतलब हीट जो है वो टोटली आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएगा टेम्परेचर के फॉर्म में। जैसे आप वाटर है, वाटर को गैस पे रख दोगे तो कुछ सेकंड के लिए, सॉरी कुछ टाइम के लिए वाटर जो है आपका धीरे धीरे क्या होता है, हीटअप होता है। आपको पता चलता है कि टेम्परेचर जो है राइज अप हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो हीट यूज हो रहा है वो हीट जो है इस टेम्परेचर को राइज अप करने के लिए यूज हो रहा है। इज इट क्लियर? नाउ अब जैसे ही इस सब्सटेंस का टेम्परेचर एक मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचता है, एक उस स्टेट के मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच जाता है, उसके बाद टेम्परेचर में राइज अप होना बंद हो जाता है। जैसे वाटर है, एग्जांपल लेते हैं, वाटर है, इनिशियली वाटर को जैसे जैसे आप हीटअप करोगे तो धीरे धीरे उसका टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। एंड जैसे ही वाटर का टेम्परेचर राइज अप होते होते 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे जैसे ही पहुंच जाएगा, इसके बाद टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर टेम्परेचर आपका वाटर का नहीं जाएगा। अब होगा क्या, जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचा टेम्परेचर, अब आपका जो लिक्विड है, वाटर है, वो कन्वर्ट होगा वेपर्स में कन्वर्ट होने लगेगा। तो इसका मतलब है 100 डिग्री सेल्सियस पे आपका वाटर जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है। इट मीन्स यहाँ पे आपका क्या आ रहा है, चेंज ऑफ स्टेट आ रहा है। चेंज ऑफ स्टेट अकर हो रहा है इस पॉइंट पे 100 डिग्री सेल्सियस पे। अब ये 100 डिग्री सेल्सियस कब तक रहेगा, जब तक पूरा वाटर वेपर्स में कन्वर्ट ना हो जाए। जैसे ही वाटर पूरा वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर आप हीटअप करेंगे, फिर टेम्परेचर आपका क्या होगा, राइज अप होगा, टेम्परेचर फिर चेंज होगा, टेम्परेचर फिर इंक्रीज होगा। इट मीन्स कि जब स्टेट ऑफ चेंज होता है, स्टेट चेंज होता है, चाहे वट एवर इट इज लिक्विड टू गैसेस या स्टेट टू सॉलिड टू लिक्विड, वट एवर कुछ भी है, अगर स्टेट चेंज हो रहा है तो स्टेट चेंज के प्रोसेस में टेम्परेचर आपका क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है, कांस्टेंट टेम्परेचर हो जाता है। और इस केस में जब हम हीट देते हैं वो हमें दिखता नहीं है, पहले तो हमें हीट दिखाई देता है, किसके फॉर्म में, टेम्परेचर के फॉर्म में। बट टेम्परेचर कांस्टेंट होने के बाद जितना हम हीट हम उसको देंगे, सप्लाई करेंगे, तो हीट हमें विजिबल नहीं होगा, वो हीट हमें पता ही नहीं चलेगा वो हीट जाकर है। बट एक्चुअली में वो जो हीट है, वो हीट आपका यूज होता है कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्डिंग होती है, इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हीट यूज होता है, यूटिलाइज होता है। तो सिंपली अगर लिक्विड फॉर्म में मॉलिक्यूल्स हैं तो वो अपने पास होंगे, लेकिन जैसे ये बहुत ज़्यादा हीटअप कर देते हैं, मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट तक जब ये पहुंच जाता है, तो एक्स्ट्रा जो हीट है वो इन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग है, इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए यूज होता है। तो वहां पे जितना हम हीट सप्लाई करते हैं, वो हीट क्या करता है, मॉलिकुलर जो बॉन्ड होते हैं, उन बॉन्ड को आपस में क्या करता है, वो ब्रेक कर देता है। तो पहले तो हीट यूज होता है टेम्परेचर को राइज अप करने में, मॉलिकुलर
काइनेटिक एनर्जी को क्या करता है, इंक्रीज करता है। लेकिन जैसे मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम मतलब टेम्परेचर मैक्सिमम पहुंच जाता है और उसके बाद जो एक्स्ट्रा हीट हम सप्लाई करते हैं वो आपका कन्वर्ट होता है किसमें, वो कन्वर्ट होता है सेपरेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल को सेपरेट करने के लिए या जो मॉलिक्यूलर बॉन्ड है उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए यहाँ पे यूज होता है। तो सुनाओ इफेक्ट ऑफ हीट ऑन द चेंज ऑफ स्टेट, दैट इज द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। अगर सॉलिड टू लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है इज कॉल्ड मेल्टिंग, एंड फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड इज कॉल्ड फ्यूजन। अगर सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है वी नो दैट इट इज मेल्टिंग प्रोसेस, मेल्ट हो रहा है यहाँ पे आपका सब्सटेंस। एंड जब ये लिक्विड टू सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है देन इस केस में ये फ्यूजन हो रहा है, यहाँ पे उसका फ्यूजन हो रहा है, फ्यूज हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट इस प्रोसेस में मेल्टिंग प्रोसेस में जब मेल्ट होगा तो मेल्टिंग प्रोसेस में टेम्परेचर है वो आपका पूरा कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट इन दिस प्रोसेस। इन दिस प्रोसेस मतलब मेल्टिंग वाले पॉइंट पे टेम्परेचर क्या होगा आपका, कांस्टेंट होगा। जैसे ही पूरा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा फिर टेम्परेचर राइज अप होना स्टार्ट करेगा। So now next is melting point. The melting point is the temperature at which the solid and the liquid states of the substance coexist. देखिए melting point में जब मेल्ट होगा, जैसे आपके पास आइस का क्यूब है ना, आइस क्यूब है, आइस क्यूब को जब आप मेल्ट करते हैं तो उसमें वाटर भी होता है और आइस भी होता है, दैट इज को एग्जिस्ट करता है दोनों स्टेट, आपका सॉलिड स्टेट भी होगा और उसमें लिक्विड स्टेट भी होगा। जैसे आप बैग्स है, बैग्स को अगर मेल्ट करेंगे तो कंप्लीटली एकदम इंस्टेंटली वर्क नहीं हो जाता, इंस्टेंटली वो सिंपली आपका लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो जाता। कुछ बैग्स सॉलिड फॉर्म में भी होता है, कुछ बैग्स आपका लिक्विड फॉर्म में भी होता है। तो ये को एग्जिस्ट करता है दोनों स्टेट को। तो वही लिखा है द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड एंड द लिक्विड स्टेट्स ऑफ सब्सटेंस को एग्जिस्ट इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर इज कॉल्ड द मेल्टिंग पॉइंट। या सिंपली हम कह सकते हैं कि जिस टेम्परेचर पे आपका सॉलिड मेल्ट करता है, जिस टेम्परेचर पे लिक्विड जिस टेम्परेचर पे सॉलिड आपका लिक्विड में कन्वर्ट होता है उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं दैट इज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड। नेक्स्ट द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर्स इज कॉल्ड वेपराइजेशन। जब लिक्विड जो है किस में कन्वर्ट होता है, वेपर्स में कन्वर्ट होता है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वेपराइजेशन, ठीक है ना, क्योंकि इसमें वेपराइजेशन का प्रोसेस होता है, लिक्विड जो है वो किस में कन्वर्ट होता है, वेपर्स में कन्वर्ट होता है। जस्ट इसका रिवर्स, अगर वेपर्स जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है दैट इज कंडेंसेशन, दैट इज कंडेंसेशन। अगर वेपर्स जो है अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है देन इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। तो वेपराइजेशन स्टेट में भी आपका टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, यहाँ पे भी टेम्परेचर आपका चेंज नहीं होगा, बस जितना हीट हम सप्लाई करेंगे वो जो हीट है वो टोटली आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, जो हम हीट यहाँ पे सप्लाई करेंगे स्टेट चेंज में वो हीट जो है यूटिलाइज हो जाएगा मॉलिक्यूलर बॉन्ड को ब्रेक करने में, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट इज बॉइलिंग पॉइंट। द बॉइलिंग पॉइंट द टेम्परेचर एट विच द liquid and the vapor state of substance coexist in thermal equilibrium with each other is called boiling point। जिस टेम्परेचर पे लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट होता है या जिस टेम्परेचर पे लिक्विड एंड वेपर्स दोनों एक स्टेट पे या को एग्जिस्ट करता है, एक टेम्परेचर पे एक साथ एग्जिस्ट करता है, तो उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो देखिए सिंपली जब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं बॉइलिंग एंड इसका, तो सिंपली पहले मेल्ट जैसे हम टेम्परेचर को क्या करेंगे, राइज अप करेंगे, हीट अप देंगे तो टेम्परेचर राइज अप होगा, है टेम्परेचर राइज अप होगा। इसके बाद टेम्परेचर जो है आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, टेम्परेचर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक, दैट इज सॉलिड। अब सॉलिड यहाँ पे ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, लिक्विड में, कांस्टेंट टेम्परेचर में, सॉलिड धीरे धीरे लिक्विड में। अब जब ये कंप्लीटली लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा एंड इसके बाद ये लिक्विड से फिर क्या आ जाएगा, ये गैसेस स्टेट में जाएगा, और गैसेस स्टेट में जाने के बाद यहाँ पे सिंपली ये वेपराइजेशन से जाएगा। तो यहाँ पे जो है आपका ये लिक्विड फॉर्म स्टेट में होगा एंड इसके बाद यहाँ पे जब आपका टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो यहाँ पे ये वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें कन्वर्ट होगा वेपर्स में, और वेपर्स फिर कंप्लीटली जब वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये फिर आपका गैसेस स्टेट में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका स्टेट चेंज होता है कि यहाँ पे आपका कांस्टेंट फिक्स्ड हो जाएगा मेल्टिंग पॉइंट में, यहाँ पे आपका टेम्परेचर फिक्स्ड हो जाएगा वेपराइजेशन प्रोसेस में, ठीक है, क्लियर। सुनो दैट इज मेल्टिंग पॉइंट। अब जो यहाँ पे सिंपली हम बात करेंगे इनिशियली जब हम टेम्परेचर इसको हीट दे रहे किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी सब्सटेंस को जब हीट अप कर रहे हैं उसको, तो उससे क्या हो रहा है, इसका टेम्परेचर राइज अप हो रहा है। लेकिन एक कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब बॉइलिंग पॉइंट पे या मेल्टिंग पॉइंट पे जो हम हीट दे रहे हैं वो टेम्परेचर में राइज अप नहीं करता, वो केवल मॉलिक्यूलर बॉन्ड को ब्रेक करता है। तो उस केस में जितना हीट हम सप्लाई करते हैं दैट इज नोन एज लेटेंट हीट, उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट। तो स्टेट
चेंजिंग प्रोसेस में जितना हीट हम सप्लाई करते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पे, दैट अमाउंट ऑफ हीट इज इक्वल टू लेटेंट हीट। सो नाउ देखते हैं लेटेंट हीट का डेफिनेशंस देखते हैं। देखो, व्हेन अ सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड और लिक्विड चेंज इनटू गैसेस, इट एब्जॉर्ब हीट बट दिस हीट डज नॉट शो ऑफ एज इन इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो वो हीट जो है टेम्परेचर में चेंज, जब टेम्परेचर चेंज करता है तो उसके फॉर्म में शो अप नहीं होता है, टेम्परेचर इंक्रीजिंग में शो अप नहीं होता है हीट। दिस हीट यूज टू चेंज द स्टेट इन हिडन इज हिडन। तो चेंज स्टेट में या स्टेट को चेंज करने में जो हीट हम प्रोवाइड करते हैं वो हिडन फॉर्म में रहता है, लेटेंट हीट, एंड दिस देयरफॉर कॉल्ड ना लेटेंट हीट। तो यहाँ पे जो हिडन फॉर्म में जो हीट हो रहा है, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे जो हिडन हीट है वो मॉलिक्यूलर बॉन्ड को ब्रेक करने में यूज होता है। मॉलिक्यूलर बॉन्ड को जब ब्रेक करता है तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर जाते हैं, लार्जर डिस्टेंस पे जाते हैं। तो क्या होता है, जब डिस्टेंस इंक्रीज होता है तो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच का जो डिस्टेंस जब इंक्रीज होता है तो वो गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ यूनिट मास ऑफ सबस्टेंस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ सबस्टेंस। मींस द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ यूनिट मास। यूनिट मास मींस 1 kg ऑफ मास, 1 kg ऑफ मास का स्टेट चेंज कर रहे हैं। लेट अस सपोज कि 1 kg हमने वाटर ले लिया, 1 kg ऑफ वाटर को कंप्लीटली हमें कन्वर्ट करना है वेपर्स में। तो 1 kg ऑफ वाटर को कंप्लीटली वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए चेंज इन स्टेट या बॉइलिंग पॉइंट के या बॉइलिंग टेम्परेचर पे उसको जितना हम हीट सप्लाई करेंगे वो अमाउंट ऑफ हीट जो है वो हो जाएगा आपका लेटेंट हीट। The amount of heat required to change the state of unit mass of substance at constant temperature and pressure is called latent heat of the substance. तो latent heat किसके इक्वल हो जाएगा? तो let us suppose कि if m mass of substance undergoes a change from one state to another, then the amount of heat required for this process is equal to Q is equal to m into L। मतलब m mass of substance को अगर हम convert करते हैं किस में, दूसरे फॉर्म में, लिक्विड को गैसेस में या सॉलिड को लिक्विड में, देन उस केस में जितना हीट हम उसको सप्लाई करेंगे तो अमाउंट ऑफ हीट हो जाएगा Q इज इक्वल टू m इंटू L। L इज द लेटेंट हीट ऑफ द सबस्टेंस। तो यहाँ से लेटेंट हीट L इज इक्वल टू जाएगा Q अपॉन M। Q अपॉन M यूनिट हो जाएगा जूल पर केजी और CJ यूनिट हो जाएगा आपका कैलोरी पर ग्राम। अब देखिए सिंपली यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन प्रोसेस इज व्हाट, जब लिक्विड जो है वो गैस सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज फ्यूजन। वेपराइजेशन जब लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है आपका, लिक्विड गैसेस में कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज वेपराइजेशन। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, एंड इट इज डिनोटेड बाय LF। मतलब मेल्टिंग के प्रोसेस में या फ्यूजन के प्रोसेस में जितना हीट हम सप्लाई करेंगे दैट इज लेटेंट हीट ऑफ द फ्यूजन्स। एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ यूनिट मास ऑफ सबस्टेंस फ्रॉम लिक्विड टू वेपर्स एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड लेटेंट हीट ऑफ बॉइलिंग, इट इज डिनोटेड बाय LV। तो सिंपली वेपराइजेशन प्रोसेस में जब वेपराइजेशन हो रहा है, लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है, तो उस प्रोसेस में टोटल अमाउंट ऑफ हीट जितना हम सप्लाई कर रहे हैं सब्सटेंस को, तो दैट्स अमाउंट ऑफ हीट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो यहाँ पे आप सिंपली आप देख सकते हैं ग्राफ गिवन है, वाटर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे चेंज है, जैसे ये 0 डिग्री सेल्सियस -20 डिग्री सेल्सियस पे ये आइस फॉर्म में कन्वर्ट है। हीट ऑफ फ्यूजन से इसको 0 डिग्री सेल्सियस पे इंक्रीज करते, थोड़ा सा हीट देते हैं, सप्लाई करते हैं, तो 20 से 0 डिग्री पे ये आपका आइस पॉइंट हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस पे। अब इसके बाद जब इसको हम हीट अप देते हैं 3 × 10⁵ जूल पर केजी हीट जब इसको सप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे 0 डिग्री सेल्सियस पे ये पूरा का पूरा आइस जो है आपका कन्वर्ट हो जाता है वाटर में, और वाटर यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है 0 डिग्री केल्विन पे। एंड इसके बाद जब यहाँ से वाटर को जब हम हीटअप करते हैं, जैसे हम हीटअप करेंगे तो जैसे वाटर का टेम्परेचर कितना हो जाएगा 0 से 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो जितना हमने यहाँ पे हीट प्रोवाइड करेंगे ये हीट जो है इसका टेम्परेचर में राइज अप करेगा, तो यहाँ पे टेम्परेचर राइज अप हो जाएगा। एंड इसके बाद 100 डिग्री सेल्सियस पे जितना हीट हम इसको प्रोवाइड करेंगे, जितना हीट इसको सप्लाई करेंगे, ये हीट ऑफ वेपराइजेशन हो जाएगा, और हीट ऑफ वेपराइजेशन हो जाएगा 22.6 × 10⁵ जूल पर केजी। मतलब इतना जूल जब हम क्या करेंगे एनर्जी प्रोवाइड करेंगे 1 kg ऑफ वाटर को, तो ये पूरा का पूरा वाटर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे ही पूरा कन्वर्ट हो जाएगा इसमें स्टीम में।
किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड इसके बाद जब हम इसको टेम्परेचर हीट प्रोवाइड करेंगे तो ये हीट फिर अगेन क्या इंक्रीज करेगा, इसका टेम्परेचर राइज अप करेगा। दैट इज कन्वर्जन ऑफ या स्टेट चेंज ऑफ वाटर। ठीक है ना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।